नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में सहाफ़ी शीरीन के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया जा रहा है और इसराइल की जारहियत की शदीद नुक्ताचीनी की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ इसराइल की फायरिंग में अल जज़ीरा की सीनियर सहाफ़ी शीरीन अबू आक़िला की मौत हो गई। अल जज़ीरा ने इसे जानबूझकर निशाना बनाने और कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया है कि इसराइल को जवाबदेह बनाया जाए। हालांकि इसराइल ने इस कत्ल का सिरे से इनकार कर दिया है और सीधा इल्ज़ाम फ़िलिस्तीनी बंदूक बरदारों पर लगाया है। पेश है रिपोर्ट। अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरी अबू आक़िला इसराइली फोर्सेस की फायरिंग में हलाक। एक दीगर सहाफ़ी भी गोली लगने से बुरी तरह हुए जख्मी। अल जज़ीरा ने इसराइल पर जानबूझकर कत्ल का लगाया इल्जाम। इसराइल ने कत्ल का सिरे से किया इनकार। इसराइल के मुताबिक फ़लस्तीनी जहदकारों ने मारी होगी गोली। अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से इंसाफ का किया मुतालबा। जानबूझकर निशाना बनाने और कत्ल करने के लिए जवाबदेह बनाने का मुतालबा। फ़लस्तीन पर इसराइल की मनमानी इब्तिदा से ही जारी रही है। ये कोई नई बात नहीं है। फ़लस्तीन का इलाका सुकड़ता जा रहा है और इसराइल की बाज़ाबादकारी बढ़ती जा रही है। आवाज उठाने वालों को या तो गोली मार दी जाती है या जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। यही वजह है कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन की 27% आबादी को अब तक ज़ुदोकोब किया जा चुका है और यही वजह है कि वहाँ के नौजवान, बच्चे, ख़वातीन सीना सुपर होकर फ़लस्तीन के टैंकों के सामने खड़े हो जाते हैं। इन सब झड़प को मीडिया की जानिब से या तो कवर नहीं किया जाता या जिस मीडिया इदारे ने कवर करने की कोशिश की तो उसे गोलियों का निशाना बना दिया जाता है और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 19 से ज़ायद सहाफ़ियों ने फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को कवर करने के दौरान अपनी जान गंवाई है। गुज़श्ता रोज़ अल जज़ीरा की मारूफ सहाफ़ी शीरी अबू आक़िला मकबूजा मगरबी किनारे के जिनेन में इसराइली फायरिंग में हलाक हो गई। Based on the footage that has been taken by our cameraman, the colleague of Shireen, and also based on the eyewitnesses and the journalists they were with Shireen, it's clear for us that it's a brutal murder. It's assassination. The Israeli occupation assassinated in cold blood our correspondent Shireen Abu Aक़िला। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अल जज़ीरा की सहाफ़ी शीरी अबू आक़िला के अलावा एक दीगर सहाफ़ी भी गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हुए, ताहम उनकी हालत मुस्तहकम है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि मारूफ सहाफ़ी शीरी अबू आक़िला बुध के रोज मकबूजा मगरबी किनारे के जिनेन शहर में इसराइली फौज की जानिब से फ़लस्तीनी कैंपों पर मारे जाने वाले छापे की कार्रवाई की कवरेज कर रही थी। इस दौरान इसराइली फोर्सेस की जानिब से की जाने वाली फायरिंग में एक गोली उनके सर में लगी। अल जज़ीरा ने इसराइल की जानिब से इसे जानबूझकर वहशियाना कत्ल बताया है। And she wasn't at all in a crossfire, and she was in a place covering while she was wearing her journalism vest and also the helmet, and she was clearly her identity as a journalist. वही इसराइल की माने तो क्रॉस फायरिंग में शीरी की मौत हुई है। हालांकि उन्हें ये भी नहीं पता कि किसकी गोली से एक सहाफ़ी की जान गई। इसराइली वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान लिवर हैत के मुताबिक इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है और इस इम्कान पर भी गौर किया जा रहा है कि हो सकता है सहाफ़ी फ़लस्तीन बंदूक बरदारों की फायरिंग का निशाना बने हों। There are indications that Miss Abu Aक़िला was killed by Palestinian terrorists fire. Israel will be conducting a thorough investigation. वीडियो फुटेज से साफ पता चलता है कि अबू आक़िला ने एक नीला जैकेट पहन रखा था जिस पर नुमाया तौर पर प्रेस लिखा था। अल जज़ीरा ने कहा कि जिस वक्त झड़प जारी थी उस वक्त एक सहाफ़ी की तमाम लवाजमात के साथ शीरी कवर लिए हुए रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन इसराइली स्नाइपर ने उनके सर में गोली मारी। अल जज़ीरा मीडिया नेटवर्क ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो इसराइली काबिज़ अफ़वाज को अबू आक़िला को जानबूझकर निशाना बनाने
और कत्ल करने के लिए जवाबदेह बनाएं और उससे इस कत्ल के बारे में खुलकर सवाल करें। And it was killed by an Israeli sniper in a bullet in her head. And the footage are clear. She wasn't in a crossfire and she was killed by a live fire bullet. And it's an Israeli live fire bullet. एनी शाहिद जर्नलिस्ट शत्ता हमेशा कहती हैं कि पहले तो अली समूदी को गोली लगी और वो जमीन पर गिर गए और वो रेंगने में कामयाब भी हो गए। इसीलिए महशीरी ने चीखना शुरू कर दिया कि अली जख्मी हो गए हैं, लेकिन तभी इस्राएली फोर्सेस ने हम पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जब मैंने पलट कर देखा तो शीरी मुंह के बल जमीन पर गिर चुकी थी और उनके सर से खून उबल रहा था और इसके बावजूद इस्राएली फौजी गोलियां बरसाते रहे। أصيب الزميل علي السمودي، سقط على الأرض وقدر إنه يتجاوز المنطقة، يعني ينتقل للمنطقة الثانية. وقتها شيرين صرخت، صارت تحكي علي تصاوب علي تصاوب. وقفنا أنا وياها هيك على الجدار ومشينا شوي. أنا ما بطلع إلا هي، يعني أنا حميت حالي بالشجرة، هي وقعت على الأرض مباشرة. ख्याल रहे कि इसराइल अल जजीरा की रिपोर्टिंग की हमेशा नुक्ताचीनी करता रहा है, ताहम इसराइली हुक्काम सहाफ़ियों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की इजाज़त बिलउमूम देते रहे हैं। अल जजीरा के एक नामानिगार अबू देरी को गुज़िश्ता बरस यरूशलेम में एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान हिरासत में लिया गया था। इस दौरान उनका हाथ भी टूट गया था। अल जजीरा की सहाफ़ी शीरीन के कत्ल की मजम्मत के लिए मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में दर्जनों अफराद जमा हुए और अपने अंदाज में गम का इजहार किया। वहीं अल जजीरा के दफ्तर में भी सभी की आंखें नम थी और सभी शीरी अबू आकला की इस कुर्बानी को याद कर रहे थे। She's very unique and she really we will miss her and it's a big loss for us, for the Al Jazeera office in Palestine, for all Al Jazeera colleagues and for all the journalists in Palestine and all the countries that Shireen went there to cover. अबू आकला एक इंतहाई काबिल एहतराम सहाफ़ी थी। वो सन 2000 से अल जजीरा के साथ काम कर रही थी। खासकर दुनिया के सामने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाने में उनका अहम रोल रहा है। इंसाफ का तकाजा क्या है, वर्ल्ड कम्युनिटी को इससे क्या फ़र्क पड़ेगा या इस हादसे को किस तरह लिया जाएगा नहीं मालूम, लेकिन ये बात तो तय है कि पूरी दुनिया मिलकर भी इसराइल की इस मनमानी को नहीं रोक सकती। ऐसा नहीं है कि इसराइल को सजा नहीं दिया जा सकता या उसकी मनमानी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि रोकना भी तो कोई चाहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इसराइली पुलिस अफसरान शीरीन अबू आकला के घर पहुंचे, लेकिन उन्हें अहले खाना और रिश्तेदारों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। पड़ोसियों और इलाके के लोगों ने इसराइली पुलिस अफसरान के खिलाफ नारेबाजी की और उन्हें कातिल और काबिज बताया। वाज़ेह है कि अल जज़ीरा की मकतूल सहाफ़ी शीरीन के अहल खाना गम में हैं, क्योंकि उनकी बहादुर बेटी अब उनके दरमियान नहीं है। खुद शीरीन की दोस्त व अहबाब भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यरूशलेम में दर्जनों अफराद शीरीन की रिहाइशगाह पर जमा हुए और अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। शीरीन के अहले खाना ने इस कत्ल पर इसराइल के एहतिसाब को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी से अपील की है। She wasn't just my aunt, she's also my best friend, my second mom, my companion. She was my everything. She's someone I've been looking up to ever since I was a kid, watching all of her reports. And I never thought this day would come where the news would be about her and she won't be the one who's covering the news. And I think it's important that we move past condemning this horrific killing. फ़लस्तीन के गजा पट्टी में इसराइली फौजियों ने एक नौजवान को गोली मार दी। मगरबी किनारे पर नौजवान को इसराइली फौजियों ने निशाना बनाया। इसराइली फौज के मुताबिक ये नौजवान मुश्तबा था और रुकावटों को अबूर करने की कोशिश कर रहा था। फ़लस्तीनी वजारत ने इस नौजवान का नाम इरम बताया। इरम गजा पट्टी का रहने वाला था और कहा कि वह मगरबी किनारे पर काम की तलाश में आया था, लेकिन उसके पास इजाज़तनामा नहीं था। इरम के जनाजे की नमाज में सैकड़ों अफराद जमा हुए और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की।
और बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बावजूद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात इस वक्त मजीद बिगड़ गए जब हुकूमत के हामियों ने पुरअमन मुजाहिरीन पर हमला कर दिया। अब मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुल्क के सदर इस्तीफा नहीं देते हैं उनका एहतजाज और जिद्दोजहद जारी रहेगी। श्रीलंका के सदर ने लोगों से अमन व अमान बनाए रखने की अपील की है। The key demand was that the president, Gotabaya Rajapaksa, resigns and that he's held accountable, as well as the entire regime around him is held accountable. I think these two have been two key demands, and I think unless that first key demand is met, unless the president resigns, I don't think our struggle has won yet. So I think that's what every single person here is demanding for, and that's what we're still here asking for and demanding. මේ වෙනකොට රටේ අග්‍රාමාත්‍යවරයෙක් නැහැ, මේ වෙනකොට රටේ කැබිනට් එකක් නැහැ, හරියට මේකේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ, රට අඳුර නීතිය දාලා තියෙනවා. මේ තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් නවත්වාගත්ත හැකි ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලා ස්වීම් මේ තත්ත්වයට පවා රට පත් වෙන්නට හේතු වුණේ ජනාධිපතිවරයා තව දුරටත් මේ බලය එල්ලීගෙන සිටීම නිසා. ඔවුන්ගේ දේශපාලන හෙංචයියන් විසින් මේ දිගින් දිගටම මේ බලය අතහරින්නට සූදානම්ක් නැති බව පෙන්눔 කරපු නිසා. यूक्रेन ने कहा है कि मुल्क के मशरिक में एक अहम मकाम से रूसी गैस की तरसील आज बुध से रोकी जा रही है। पाइपलाइन ऑपरेटर के मुताबिक मगरबी यूरोप तक पहुंचने वाली कुदरती गैस का 1/3 हिस्सा नोफिस्को से सप्लाई किया जाता है। वहीं रूस ने इस दावे की तरदीद की है। उधर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी अफवाज ने खार्किव में चंद मकामात पर रूसी फोर्सेस को पीछे ढकेल दिया है और कुछ इलाके उनके कंट्रोल से ले लिए हैं। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया कि उनकी निगाहें डोनबास के खित्ते पर हैं और उसे रूसी फौज से वापस लिया जाएगा। आलमी मंजर में एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने बुध के रोज़ कहा कि यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के बज़ाहिर कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने वियना में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा फौरी तौर पर अपनी कोशिशों को अनखला और मारियोपोल जैसे इलाकों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने पर मरकूज कर रहा है, जिन्हें जंग में बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया। It was clear for us that at the present moment there are no immediate chances of a peace agreement or immediate chances for a global ceasefire. And so we have concentrated our diplomatic efforts in two things. First, the improvement of conditions for evacuations and humanitarian aid by corridors, and the agreement that was reached to have the UN and the International Committee of the Red Cross to work together, which I think is in itself an historic fact, and to be able to cooperate both with the Moscow authorities and the Kyiv authorities to allow for the evacuation of the civilians from the Azovstal and in Mariupol and few others from the city of Mariupol. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बुध के रोज़ फ्रांसीसी तलबा से खिताब करते हुए सवाल किया कि कोई आलमी इदारा यूक्रेन में जंग को क्यों नहीं रोक सका। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि ये सिर्फ सवाल रहे, इस सवाल का जवाब पाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सवालात आपके और हमारे बारे में है। यूरोप और हम सब कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। इस मौके पर ज़ेलेंस्की ने नेटो से भी मुतालबा किया कि वह रूस के खिलाफ लड़ाई के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करे और इसके बजाय यूक्रेन के लिए लड़ाई में हिस्सा ले। Це стало можливим і чому жодної глобальної чи європейської інституції зараз недостатньо, щоб зупинити цю війну. І знаєте, я не хочу, щоб це залишилось риторичним питанням або риторичними питаннями. На ці питання дійсно потрібно знайти відповіді, бо ці питання, власне, про нас з вами, про Європу, про те, як жити нам всім. मारियोपोल स्टील प्लांट का दिफा करने वाले यूक्रेनी फौजियों की खवातीन ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उनसे मदाखलत करने को कहा। खवातीन ने कहा कि हमारे लोग मारियोपोल स्टील प्लांट में रोज मर रहे हैं, उनके पास खाना, पानी और ज़रूरी अशिया की कमी है और इस्राएली फौजियों की घेराबंदी की वजह से वो वहाँ से भी नहीं निकल सकते हैं। फौजियों की बेवाओं ने कहा कि पोप फ्रांसिस रूसियों पर
जोर डालें ताकि वहां रोज़मर्रा रहे फौजी निकलकर किसी दूसरे मुल्क का रुख कर सकें। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने मारिउपोल स्टील प्लांट से शहरियों के इनखला के सिलसिले में मुनज़्ज़म मुआहदा तो किया है, लेकिन फौजियों के वहां से निकलने पर कोई बात नहीं हुई और अब रूसी घेराबंदी की वजह से फौजी पानी, खुराक और तिब्बी सामान से महरूम है और रोज़ मर रहे हैं। We told Pope that 700 of our soldiers are injured. They have gangrenes, amputations. Their flesh is rotting, and many of them are dead. And we couldn't bury them. We couldn't bury them to Christian tradition. And we ask Pope to help us. We ask Pope to be the third part of this war and to let them go through the green corridor. We are ready for the actions from the Pope, from his delegation, and our soldiers are ready to be evacuated to the third country. They are ready to lay down their arms in case of evacuation to the third country. We all are ready to help them, I hope. And I believe that in the nearest time they will survive, all of them. रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने खलीजी अरब रियासत ओमान का अचानक दौरा किया। ओमान की सरकारी खबरासां एजेंसी के मुताबिक सरगेई लारोफ ने बुध को मस्कत में सुल्तान हैशम बिन तारिक अल सईद से जंग के बारे में तबादला ख्याल किया। सुल्तान हैशम ने बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करने और बहरान के सिफारती हल के हुसूल के लिए कोशिशों को तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वाज़ेह है कि ओमान करीब 5 मिलियन लोगों का मुल्क है जो सियासी तनाज़ात से दूर खित्ते के मफाद और तरक्की के लिए जाना जाता है। 12 मई को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का एक खुसूसी इजलास हो रहा है। इजलास में बुर्क़े से मुतल्लिक़ तालिबान के नए हुक्मनामे पर बहस होगी। वाज़ेह है कि तालिबान के इस हुक्मनामे से अफ़गान ख़वातीन बरहम हैं और उनका कहना है कि तालिबान हम पर अपनी ज़ाती पसंद मुसल्लत कर रहे हैं जो हमारे लिए नाकाबिल क़बूल है। पेश एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान ने 7 मई को पर्दे से मुतालिक ताज़ा हुक्मनामा जारी करके खवातीन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ताज़ा हुक्मनामे के तहत खवातीन को सरतापैर ढाकना जरूरी है। तालिबान के एक नए हुक्मनामे ने अफगान खवातीन को बरहम कर दिया है। खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली हदीसा मोहम्मदी और हमसा मोहम्मदी कहती हैं कि तालिबान अपने कबीले का हिजाब हम पर मुसल्लत कर रहे हैं जो हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक हम खुद हिजाब की पाबंदी करते हैं, मगर तालिबान अपनी जाती पसंद हम पर मुसल्लत कर रहे हैं। بنظر من این حجابی را که اینا برای ما تعیین کردن، اینا حجاب مثلا میراثی یا مثلا قبیلوی خودشان برای ما میخوان اجباراً سر ما تحمیل بسازن که قابل قبول زن افغان مسلمان نیست. نظر من است که ما حجاب خود ما مراعات میکنیم، همچنان همه زنای دیگه حجاب مراعات میکنن. چیزی که اسلام بر ما گفته، چیزی که مورد پسند جامعه ماست، ما تطبیق میکنیم سر خود. مگر ضرور نیست که عقده های شخصی و سلیقه‌ای خود بالای ما جبران تطبیق کنن یا بپذیرانن. कुछ खवातीन तो नए हुक्मनामे से इतनी खफा हैं कि वो कहती हैं कि तालिबान खवातीन को मुल्क से गायब ही कर देना चाहते हैं। काबुल में खवातीन हिजाब में नजर आई, मगर ऐसी खवातीन बहुत कम नजर आई जिनके चेहरे भी ढके हुए। तालिबान का कहना है कि जो खवातीन नए हुक्मनामे पर अमल नहीं करेंगी, उनके वालिद या करीबी रिश्तेदार को इसकी सजा दी जाएगी और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। वहीं जिनकी सरकारी नौकरी है वो नौकरी से भी हाथ धो सकते हैं। हालिया हुक्मनामे ने तालिबान को भी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। तालिबान का सख्त गिर ग्रुप मुकम्मल हिजाब के हक में है, जबकि तालिबान का एतदाल पसंद ग्रुप चाहता है कि खवातीन अपना चेहरा खुला रख सकती हैं। मगर तालिबान के ओहदेदार अपने इख्तिलाफ को आम लोगों तक
इसलिए नहीं पहुंचने दे रहे कि ऐसा होने पर तालिबान के लिए हुकूमत करना मुश्किल हो जाएगा। याद रहे कि तालिबान की इससे पहले कबल सन 1996 से लेकर सन 2001 तक अफगानिस्तान में हुकूमत थी। उस दौर में भी सख्त इस्लामी कवानीन नाफिज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ग्लेशियर के फटने से पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला मरकजी पुल शीर्ष पर बह गया। यह पुल पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान में शाहरा कुराकुरम पर वाक़े है। ग्लेशियर फटने से शाहरा कुराकुरम को नुकसान पहुंचा है और सयाह दोनों तरफ फंसे हुए हैं। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस गिलगित और हंजा को आपस में मिलाने वाले हुस्नाबाद पुल पानी का दबाव बर्दाश्त न करने के बायस टूट चुका है, जिसके बाद शाहरा कुराकुरम ट्रैफिक के लिए बंद हो चुकी है। सयाहों और मकामी अफराद के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं, ताहम बड़ी गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करना भी मुमकिन नहीं है। हुक्काम के मुताबिक तवक्को की जा रही है कि पानी का ये रेला जल्द गुजर जाएगा या कम हो जाएगा, जिसके बाद बहाली के कामों का आगाज हो सकेगा। आज आलमी मंजर में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।